नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। ग्रेट निकोबार विवाद है क्या? इस पर क्यों घमासान मचा हुआ है सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह न्यूज चैनल वगैरह पर। ग्रेट निकोबार आइलैंड में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई लाखों करोड़ों पेड़ काटे जाएंगे और उसके अलावा ये अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मतलब तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बनने जा रहा है। लगभग 80,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। आज की वीडियो में पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा। बहुत ही इत्मीनान से देखिए क्योंकि आज का टॉपिक जो है काफ़ी क्रिटिकल होने वाला है। इसको आप ध्यान से समझना, एंड तक देखना। हो सकता है कुछ ऐसे बीच में पॉइंट्स मिले जिसको मैं अलग से आपको समझाऊं अलग से किसी वीडियो में, लेकिन कोशिश करूंगा सब कुछ एक साथ समराइज करने का। तो आप देखिए आर्टिकल आज के दिन पर यही सब बातें चल रही हैं कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में पेड़ों की बड़ी मात्रा में कटाई की जानी है क्योंकि वहां पर भारत सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट होने वाला है, बनने जा रहा है। ये चर्चा तब तेज हो गई जब राहुल गांधी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी हैं भारत के, ये पहुंचे ग्रेट निकोबार आइलैंड। और वहां जा करके इन्होंने कई जगहों पर, मतलब गुरुद्वारे में भी गए, वहां के जंगलों में भी गए और वीडियोस वगैरह बना करके डाली। और उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया कि यहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो गौतम अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए बनेगा, ये उनका कहना था। खैर, यहाँ पर देखिए एनडीटीवी का आर्टिकल है आपके सामने, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी और नॉट डिस्ट्रक्शन। ये सेंटर कहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर। केंद्र सरकार का भी इस पर जवाब आया और कहा है कि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। अब निकोबार है क्या, इसको समझ लेते हैं मैप से। वीडियो अब यहाँ से शुरुआत होती है, इत्मीनान से बैठिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आप देखोगे अगर भारत के मैप में ना, जब भी आप भारत का मैप देखते हो तो अमूमन आप यही बना करके छोड़ देते हो। श्रीलंका और बांग्लादेश तो चलो मुफ्त में हम लोग बना लेते हैं, फ्री में, जबकि अपने देश है नहीं। लेकिन हम लोग कई कई बार ये एरिया ऐड करना भूल जाते हैं। ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी भारत का ही हिस्सा है कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। ये भारत का आइलैंड है, कभी जमाने में जापान ने भारत को दिया था, एक प्रकार से समझ लो। तो इसमें ऊपर है अंडमान और नीचे है निकोबार। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप ये सब मिल करके एक अपना यूनियन टेरिटरी के तहत काम करता है, अंडमान एंड निकोबार के नाम से। अब इसके भारत में शामिल होने से फायदे देखिए, ये भारत का हिस्सा है, इस वजह से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है भारत के लिए, कितना फायदा देता है, इसको समझिए। देखिए आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय नियम काम करते हैं समुद्री सीमाओं को लेकर के कि समुद्री बॉर्डर किसका कितना डिसाइड होगा। ये 120 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ऐसे स्ट्रेटेजिक जोन क्षेत्र होते हैं जो डिसाइड किए गए रहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा। तो इसमें देखिए अगर हमारा भारत का हिस्सा केवल इतना ही होता तो हम लोग यहीं से केवल 200 किलोमीटर दूरी तक अपना अधिकार क्षेत्र जो होता वो डिसाइड कर पाते। लेकिन अंडमान निकोबार आ जाने की वजह से हम लोग का एक दायरा और मिल जाता है 200 किलोमीटर का, मतलब ये वाला एरिया भी अपना हो जाता है, इतना सारा एरिया और मिल जाता है समुद्री जोन। अब इस समुद्र में मिनरल्स भी मिल सकते हैं, यहाँ पर तेल भी निकल सकता है, यहाँ पर मछलियों का भी, मतलब कि मछुआरे भी काम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग स्ट्रेटेजिकली अपने मरीन्स हो या फिर जो भी हो, मतलब ये पूरा पूरा जोन अपना हो जाता है हर प्रकार से, है ना। इस पर कोई सिर्फ गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी ये सब हम डिसाइड करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली ये इस बात से इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरी चीज आप देखते हो, जो जब पढ़े भी होगे जीके में, तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है अपना वो इंदिरा पॉइंट माना जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट यहीं पर है, ग्रेट निकोबार के बिल्कुल नीचे। इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिणतम हिस्सा है भारत का, वो उससे अगर हम लोग इंडोनेशिया के जो सुंडा द्वीप है उसको अगर देखें तो इंडोनेशिया से मात्र 145 किलोमीटर की इसकी दूरी पड़ती है। 145 किलोमीटर की दूरी से ही हम लोग अलग होते हैं उससे, है ना। मतलब यहाँ पर बहुत ही सकरा एक क्षेत्र है और इसी बात को लेकर के सब कुछ चल रहा है। अभी इसी को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये 145 किलोमीटर की ही मात्र दूरी है जिसके बीच में यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, जिसको लेकर के विवाद हो रहा है। कारण ये है कि इसी 145 किलोमीटर के बीच से ही चाइना का 80% से ज़्यादा जो माल है वो गुजरता है। आप चाइना का जब भी व्यापार देखोगे जो इस क्षेत्र से होता है ना, चाइना का जो भी व्यापार देखोगे कि जैसे अफ्रीका से अगर कुछ खरीदता है, एशिया से, गल्फ कंट्रीज से जो कुछ खरीदता है, तो चाइना इसी हिस्से से लेकर के गुजरता है। अगर मान लीजिए वो गल्फ कंट्रीज से भी खरीदता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता था ही, उस पर वही ब्लॉकेट लगा हुआ है।
यहाँ से लेकर के जब ये निकलता है तो यहाँ कोलंबो पोर्ट पर स्टे करता है। उसके बाद इसी स्टेट से, यही ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच से निकाल करके ये अपना स्टेट ऑफ मलक्का से होकर माल गुजारता है। स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये यहाँ पर पड़ता है। ये जो सकरा रास्ता है स्टेट ऑफ मलक्का का, ये भी स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हुआ क्या ना कि पिछले दिनों में जब देखा गया कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके यूएस तक को कंट्रोल करके रख दिया, यूएस तक को मजबूर कर दिया घुटनों पर टेकने पर, यही चीज अब यहां पर इंडोनेशिया के आसपास में हो सकता है मलक्का स्टेट के साथ। मतलब इंडोनेशिया के साथ अमेरिका ने बड़ी बड़ी साझेदारियां करनी शुरू कर दी हैं। इंडोनेशिया के साथ इंडोनेशिया में बेस बनाने शुरू कर दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था कि इंडोनेशिया के साथ बड़ी डिफेंस डील चल रही है। इंडोनेशिया के लीडर्स जो हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इंडोनेशिया के साथ यहाँ पर अमेरिकी पैठ बन जाती है तो कल को अगर फ्यूचर में चाइना को कंट्रोल करना हुआ तो अमेरिका स्टेट ऑफ मलक्का को इधर जो है उसको ब्लॉक कर देगा, जिसके बाद लगभग 80% व्यापार जो इस एरिया से होता है चाइना का वो ठप पड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। इसी रास्ते से होकर के चाइना का माल गुजरता है। जो भी कुछ वो अफ्रीका से खरीदता है या एशिया से खरीदता है या इधर मेडिटेरियन सी से कुछ खरीदता है तो वो स्टेट ऑफ मलक्का से गुजरना ही पड़ता है, तभी वो पहुंच पाता है संघाई तक। तो इसलिए चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस चीज पर अब अमेरिका लग गया है ईरान से सीखते हुए। लेकिन क्या अमेरिका ही सीख सकता है? हम लोग नहीं सीख सकते? हम लोग भी सीख सकते हैं। अगर मान लो कल को चाइना कुछ अग्रेशन दिखाता है, कल को मान लो यहाँ पर गलवान घाटी जैसा कोई इंसिडेंट होता है, या फिर मान लो कि चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर या बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को घेरने की कोशिश करता है, तो हम लोग चाइना को कैसे रोकेंगे? हम लोग को भी रोकने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी उसकी नब्ज दबानी होगी ना। तो हम लोग को चाहिए कि यहाँ ग्रेट निकोबार के पास से जो गुजरता है ना, जो 100-150 किलोमीटर का उसका एरिया है, उसको हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसा पैठ बना लें कि उसको ब्लॉक कर दें। अगर यहाँ पर हम लोग ब्लॉक कर दिए तो अमेरिका स्टेट ऑफ मलक्का को करे या ना करे, हम लोग इस वाले अपने वाले एरिया में ब्लॉक करके उसको बैठ जाएंगे तो वो घुटनों पर आ जाएगा, हमारी शर्तें मारने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि अभी ग्रेट निकोबार जो द्वीप है या कहें अंडमान निकोबार है, यहाँ पर उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है कि अपनी वहाँ सैन्य पैठ ऐसी बन सके कि जिससे हम लोग वहाँ से ब्लॉकेट कर सकें। हालांकि तीनों सेना का कोर कमान वहाँ पर है, अंडमान में है, लेकिन हम लोग ग्रेट निकोबार में ऐसी पैठ बनाना चाहते हैं, ऐसा कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिससे हम लोग इन फ्यूचर वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव ले सकें। अब इसके लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लाया गया। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या, इसको समझते हैं। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है ये 81,000 करोड़ का एक सुपर मेगा प्रोजेक्ट है। इसके तहत कई प्रोजेक्ट इसमें बनाए जाएंगे, जैसे गैलाथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, ICTP बनेगा। ये क्या होता है इसको भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसके अलावा पावर प्लांट्स बनेंगे और स्ट्रेटेजिक सैन्य अपग्रेड भी यहाँ पर होगा। तो ये 4 मेनली बड़े बड़े चीज किए जाएंगे। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हो। आप अगर मैप में सिर्फ ग्रेट निकोबार को देखते हो जो सबसे नीचे पड़ता है, तो उसमें देखिए ऊपर कैंपबेल बे नेशनल पार्क मिल जाता है। इसके अलावा नीचे जो है ये गैलाथिया नेशनल पार्क होता है। 2 नेशनल पार्क यहाँ पर पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तो बनेगा ये 149.6 स्क्वायर किलोमीटर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप फीचरिंग रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, लॉजिस्टिक और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे। ये डिफेंस के लिए जाएगा मतलब। इसके बाद 0.39 स्क्वायर किलोमीटर में गैस और सोलर पावर एनर्जी प्लांट यहाँ पर बनाए जाएंगे, जहां पर आगे इन फ्यूचर में हो सकता है तेल वगैरह की खुदाई के लिए, तेल की खोज के लिए भी काम किए जाएं। इसके बाद यहाँ पर देखिए 7.66 स्क्वायर किलोमीटर में ट्रांसशिपमेंट हार्बर पोर्ट बनेगा। इसके बाद यहाँ पर एक चौथा बनेगा 8.45 किलोमीटर में ये ड्यूल यूज इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। सिविलियन और मिलिट्री दोनों ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर होगा, मतलब एयरपोर्ट भी बनेगा सिविलियन के लिए जाने के लिए और मिलिट्री के लिए भी जाने के लिए। तो मिलिट्री की भी यहाँ पर एयरफोर्स की भी पैठ बन पाएगी। तो अब आते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर। ये तो आप समझ गए डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंस। अब ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको समझिए। देखिए पोर्ट्स जो होते हैं, बंदरगाह जो होते हैं, जहां पर जहाजें आती हैं, डॉक होती है, वहां पर माल उतरते हैं, माल लगते हैं, उसके बाद जाता है बेचने या खरीदने, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल पोर्ट और ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में अंतर ये होता है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये मेगा शिप को भी डॉक कर सकती है। मतलब आप समझिए कि जैसे एक मेगा शिप आती है कोई बड़ी सी जो दूर से आ रही होती है, वो बहुत बड़ी जहाज होती है, उससे कई सारे शिप सामान ले लेकर के अपने अपने देशों को जाते हैं, गुजरते हैं।
अभी जो है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अगर बात करें अपने इस एरिया में, तो यहाँ पर एक कोलंबो में है, एक इधर इन सिंगापुर में है। तो जब कोई बड़ी जहाज आती है, बड़ी शिप आती है, तो वो कोलंबो में या तो रुकती है, फिर कोलंबो में डॉक होने के बाद वहाँ से छोटी छोटी जहाज़ें जो हैं वो अलग अलग में भारत के पास भी जा करके या और भी देशों के पास अगर जाना हो तो वहाँ जा करके माल सप्लाई किया करती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गहरा समुद्र है, श्रीलंका के पास, कोलंबो के पास। वहाँ पर गहरा समुद्र मतलब आप ये समझिए कि बाकी जगहों पर है ना, साइड साइड में समुद्र में उतनी गहराई नहीं है, और वो जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है वहाँ पर चाहिए होता है इंस्टेंटली बहुत ज़्यादा गहराई, जमीन से जस्ट ज़्यादा बहुत ज़्यादा गहराई मिल जाती है जस्ट बाद, तब फिर वहाँ पर वो शिप जो है डॉक हो सकता है। बाकी जगहों पर अगर भारत की जगह पर देखें तो यहाँ पर अंदर में मतलब धीरे धीरे गहराई होती हुई आई है। जब धीरे धीरे गहराई होती है तो फिर उसको जो छोटे मोटे शिप होते हैं उन्हीं को डॉक किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा बड़े शिप को नहीं डॉक कर पाते हैं। लेकिन अब यही ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अगर हम लोग यहाँ पर निकोबार में बना लेंगे, अभी आपको पता होगा कि भारत भी अभी एक तिरुवनंतपुरम में भी बना रहा है। अब आप समझिए अगर अपना निकोबार में एक ऐसा आईसीटीपी बन जाता है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन जाता है, तो यहाँ से देखिए चाहे अगर थाईलैंड को जाना हो, म्यांमार को, वियतनाम को, मतलब इन सब देशों को भी, इन सब देशों के जहाज़ों को भी हम लोग यहाँ डॉक करवा सकते हैं, और उनके डॉक करने के बदले में हम लोग पैसे कमा सकते हैं। मतलब सिंगापुर का पूरा पूरा बिजनेस मॉडल यही है। सिंगापुर ने ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना करके ही यहाँ पर पूरी कमाई की है। एक्चुअल में जब ये जहाजें चलती हैं तो महीने महीने लग जाते हैं पहुंचने में, है ना। तो जब जहाजें चलती हैं तो बीच बीच में रुकती हैं कहीं पर, जैसे कोलंबो में एक बार रुकी, फिर उसके बाद आकर के यहाँ पर सिंगापुर में डॉक हुई, तो वहाँ से जैसे चाइना लेकर के अपना जहाज आया, वहाँ से कंटेनर आया। अब कंटेनर में चाइना वाले में हो सकता है कि कुछ यहाँ श्रीलंका का भी सामान हो सकता है कुछ यहाँ मालदीव का सामान हो, तो वो आया कोलंबो पोर्ट पर डॉक हुआ, और उसके बाद मालदीव वाले ने अपना सामान उतार करके वो अपना ले गए, बाकी वाला सामान लेकर के फिर यहाँ पहुँचाई चाइना। फिर चाइना सिंगापुर में डॉक हुआ, तो यहाँ से कई और देशों का सामान जो है उसमें दे दिया कि चलो भाई हम आ ही रहे थे और तुम्हारा सामान हो गया। जैसे आप समझो ऐसे कि इसरो अपना जब सैटेलाइट लॉन्च करता है, साथ ही में कुछ और देशों के भी छोटे छोटे जो देश हैं जो उनके पास रॉकेट नहीं है उनके भी सैटेलाइट लिए जाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। अगर ऐसे ही जब हम लोग अपना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना लिए तो हम लोग जो छोटे छोटे देश हैं ना, बांग्लादेश हुआ, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, लाओस हुआ, इन सब के भी ला सकेंगे शिप के सामान, और यहाँ से हम लोग पैसे कमा सकेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग की देखिए हर जगह पर कनेक्टिविटी तो है ही, मतलब अपना ये जो इधर ईस्टर्न पोर्ट है पूरा का पूरा, इन सब जगहों पर अपना माल पहुंचा सकते हैं अपने दम पर, अपने निर्णयों के आधार पर। हम लोग को ऐसा नहीं सोचना होगा कि भाई कोलंबो में वहां पर हम्बनटोटा बंदरगाह पर रोके, जो चाइना ने लीज पर ले रखा है 99 साल के लिए, उन पर रोकें। कल को वो कोई सैंक्शन लगा दे वो रोक ले, जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने रोक रखा है। सिंगापुर से कोई दिक्कत हो गई है ना, तो ऐसी जगहों पर हम लोग को जाकर, अब देखो अभी क्या होता है, मान लो यहाँ कोलंबो में बात नहीं बनी तो हम लोग को सिंगापुर में जाकर डॉक कराना पड़ता है, फिर यहाँ से छोटे छोटे जहाज़ों से माल लाना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ हो जाएगा तो हम लोग अपने हिसाब से ले आ पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा है। अब तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, चाइना को रोकना। कारण ये है कि देखिए चाइना जो है, अब जब इसने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वहाँ पर अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया, ईरान ने ब्लॉकेड लगा दिया, जिसके बाद से ईरान से तो मान लो चाइना की अच्छी बनती है तो वो तो जाने दे रहा था इंडिया और चाइना पाकिस्तान जैसे देशों का जहाज, लेकिन अमेरिका ने जब ब्लॉकेड लगा दिया तो उससे सबका नुकसान हो रहा है। तो अब ऐसे में चाइना को भी ये पता लग गया कि भाई इंडोनेशिया मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है अमेरिका के साथ, अमेरिका यहाँ पर घुसपैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो आगे चल करके वो स्टेट ऑफ मलक्का को या मलक्का स्टेट को वो ब्लॉक कर सकता है। ऐसे में चाइना इसका भी ऑप्शन तलाश रहा है। चाइना गल्फ ऑफ थाईलैंड से एक क्रा नहर बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर एक नहर बना देगा जिससे ये ला करके अपना सामान ऐसे क्रा नहर से, क्रा कैनाल से ही निकाल देगा, इधर जाने भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और इधर एक तो उसका समय बचेगा, दूरी बचेगी, और दूसरा इधर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। मतलब कल का बी ऑप्शन भी ये तलाश रहा है। दूसरा चीज, आप अगर भारत के मैप में देखो तो इसके पहले और भी वो कोशिश कर चुका है। चाइना लगातार हाथ पांव मारता रहता है, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया भी है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। ये कॉरिडोर यहाँ पीओके होकर के गुजरता है, मतलब हालांकि ये कंप्लीट नहीं हो पाया है सीपीईसी, लेकिन इस पर भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने फूंक दिए हैं ऑलरेडी
इसी वजह से कि इतनी दूर ना आना पड़े घूम करके, ये यहाँ से भी व्यापार कर सके चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से। इसके अलावा चाइना जो है ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात करता है, इस पर भी पैसे खर्च कर रहा है, ये भी बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो मतलब वो भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रोजेक्ट पर प्रोजेक्ट जो है इस पर काम कर रहा है लगातार, मतलब पैसे भी खर्चे हैं और काम जारी भी है। तो अब ऐसे में अगर भारत हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाएगा और ये सोचेगा कि भाई पेड़ों की कटाई होगी, हम तो पर्यावरण के बहुत ज़्यादा संरक्षी हैं और हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, अगर पेड़ काटेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो अंततः ऐसी सिचुएशन आएगी कि चाइना कहेगा भाई देखो ऐसा है कि चारों तरफ से हमने घेर रखा है, अब तुम पेड़ बचा लो अपना, है ना, और हमें कब्जा करने दो जमीन को। तो इसके जवाब में भारत ने एक और स्ट्रेटेजी चली। भारत ने कहा, देखिए इसको चाइना अपना कहता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना भारत को घेरता है, देखिए यहाँ पर इधर चाइना का जो म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इधर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत ग्वादर बंदरगाह है और यहाँ सूडान में। तो ऐसी ऐसी जगहों पर स्ट्रेटेजिकली ये यहाँ पर कब्जा करके बैठा है, इधर श्रीलंका में, इधर हम्बनटोटा बंदरगाह मैंने आपको बताया। तो भारत को ये जो घेरता है इसे बोलता है कि हम तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं, हम तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहे हैं, मोतियों का माला बना रहे हैं। तो भारत ने कहा ठीक है, तुम माला पहनाओगे, हम तुमको हार पहनाएंगे। भारत ने इसके लिए एक नई पॉलिसी शुरू की। भारत ने कहा कि हम इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड बनाएंगे, हम हार बनाएंगे, वो भी हीरे का हार। तो भारत ने क्या किया, इधर ओमान से, उसके बाद नीचे इधर सेशल्स से, इधर ग्रेट निकोबार, फिर उसके बाद सिंगापुर होते हुए इधर वियतनाम, फिर इधर जापान, इधर मंगोलिया, उसके बाद फिर इधर आपका आ जाओ ईरान का जो चाबहार पोर्ट है ये, फिर ओमान। तो ऐसे ऐसे ये इतना घेर रहे थे भारत को, ये इनके और पीछे पीछे घेर रहा है। जैसे वो होता नहीं था पुराने फिल्मों में कि अपने चारों तरफ देखो कि हमारे आदमियों ने घेर रखा है, तो उसके बाद फिर वो हीरो कहता था कि उसके भी पीछे, उन लोग के पीछे देखो कि पुलिस ने सबको घेर रखा है ना, या फिर हमारे आदमियों ने तुम्हारे आदमियों को घेर रखा है। कुछ वैसे ही है, चाइना यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को घेर रहा था, तो भारत ने यहाँ पर कहा कि हम नेकलेस ऑफ डायमंड पहनाएंगे, हीरे जड़ा हार बनाएंगे। तो इसी तर्ज पर यहाँ का जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप बताइए मुझे, राहुल गांधी जी जो ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर पेड़ बचाना चाहिए, यहाँ पर जनजातियाँ बचानी चाहिए, ये कितना सही है। खैर इसको लेकर के भी सरकार ने आज क्लेरिफिकेशन दिया है। सरकार ने पूरा एक लंबा चिट्ठा जारी करके बताया है कि ये कितना इंपॉर्टेंस है। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमने सीख लिया है और ये सीख लेना और तुरंत उस पर एक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें बनने में समय भी लगता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई अब कल को चाइना ने अटैक करना शुरू कर दिया या फिर चाइना ने घेरना शुरू कर दिया, ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो अब हम चल रहे हैं प्रोजेक्ट बनाने। वो सब बनाने में समय लगेगा, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी करना पड़ता है। सरकार ने कहा है कि भाई एनजीटी से यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से हमें मंजूरी मिल चुकी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि यहाँ पर जितने भी पेड़ कटेंगे, जितने भी यहाँ पर एरिया साफ किया जाएगा, जितने भी एरिया में पेड़ कटेंगे उसका 1.5 गुना लगभग में पेड़ अरावली के क्षेत्र में हरियाणा में लगा दिए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा और जो ऑक्सीजन की कमी यहाँ से कटने से होगी वो सब बरकरार रहेगी। और यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर ज़्यादा है, अगर तो वहाँ पर पेड़ लगेंगे और वो भी 1.5 गुना ज़्यादा मात्रा में, तो उससे ज़्यादा आबादी को फ़ायदा होगा। तो इस तर्क को देते हुए यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको जारी कर दिया। बस अफवाहें जो उड़ रही हैं, जो इस चीज़ का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, इसके जवाब में सरकार ने पूरा क्लैरिफिकेशन भी दिया है। भाई देखो, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानोगे या पूछोगे तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है देश के लिए बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने अमेरिका को दाब रखा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके घुटनों पर ला दिया अमेरिका को, वैसे ही कुछ हम लोग भी कर सकते हैं अगर कल को चाइना कुछ भी हरकतें ऐसा करने की कोशिश करता है तो, इसी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन से। हाँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अरे वो तो 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, ये तो 100-150 किलोमीटर है। तो भाई उनको ये बता दो कि इंडिया की मिसाइलें ना 5-5 हज़ार किलोमीटर की दूर तक जाती हैं, है ना, और वहाँ पर कोई रस्सी बांध करके नहीं रोकता है कि ये चलो हम रस्सा लगा दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 9 किलोमीटर का तो रुक गया। नहीं, उसको मिसाइलों से ही रोकना होता है, और वहाँ पर अगर पैठ रहेगी अपनी या नीचे सबमरीन माइंस बिछा देंगे तो उस हिसाब से भी ब्लॉकेट किया जा सकेगा। खैर, आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जनवरी से मार्च की ई बुक आ चुकी है मात्र 49 में, आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा भी 6 मंथ की और 1 ईयर की भी ई बुक वगैरह सब आपको MZT ऐप पर मिल जाएगी। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप UPI के माध्यम से भी ई बुक ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आई तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।